वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। ना फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसमें हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस जो है वो एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल में कैरी आउट होती है जो है क्लोरोप्लास्ट, जिसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन जो है वो हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए। ठीक है ना, आज जो हमको डिस्कस करना है वो है नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के बारे में जब बात किया तो वी ऑल्सो केम टू नो कि लाइट जो है, सनलाइट जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है नाउ, ये जो भी लाइट है, लाइट का नेचर हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लाइट के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड जो भी टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब होता है तीव्रता। ठीक है, कितने जो है वो सनलाइट जो इस अर्थ पे पड़ रहा है या उस प्लांट के ऊपर पड़ रहा है वो कितना तीव्र है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो है वो लाइट की वजह से टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर का। देन इसके अलावा एक और चीज़ है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी सनलाइट है ये सनलाइट पूरा का पूरा जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द होल रेंज ऑफ सनलाइट इज़ नॉट यूज्ड। ठीक है नाउ, एक पर्टिकुलर हिस्सा है लाइट का, सनलाइट का, विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। नाउ नेचर ऑफ लाइट जो है ये माना जाता है कि नेचर ऑफ लाइट इज डुअल नेचर। ठीक है, जो भी नेचर है लाइट का वो डुअल नेचर का है। नाउ व्हाट इज डुअल नेचर? ठीक है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, जब लाइट जो है वो ट्रैवल करता है वो वेव फॉर्म में होता है एंड इट इज एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में वेव थ्योरी जो है वो आपको बताया होगा। यहाँ पे व्हाट इज़ वेव या फिर कैसे ट्रैवल करता है, तो जब सूर्य का प्रकाश जो है वो सूर्य से निकलकर धरती तक पहुँचता है, मतलब सन का जो लाइट है वो सन के रेज जो हैं वो सन से निकलकर जब अर्थ तक पहुँचते हैं तो दे आर इन द मोड ऑफ ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम सन टू अर्थ। ठीक है, तो वो जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो हमेशा एक वेव फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, वो ट्रैवलिंग मोड में होते हैं। लेकिन दूसरा नेचर क्या है कि जब भी ये ट्रैवलिंग फॉर्म में जो वेव्स हैं लाइट की वो किसी भी ऑब्जेक्ट से जब टकराते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब ये लाइट टकराती है तो इट बर्स्ट लाइक अ डिस्केट पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो भी वेव है ये एक जैसे ये अपने पोटली में, ये अपने पैकेट में या अपने पॉकेट में कुछ तो एनर्जी लेकर आ रहे हैं और वो जिससे भी टकराएंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट से टकराएंगे उस ऑब्जेक्ट को वो सारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। दैट इज़ देयर सेकेंड नेचर। तो लाइट का जो है वो सेकेंड नेचर क्या है? व्हेन इट collides with the object it bursts like a discrete packet of energy। वो एक एनर्जी के पैकेट की तरह बिल्कुल फूट जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें आप लोग होली खेलते हो, होली में जो है वो गुब्बारों में कलर भरते हो, जब आप किसी के ऊपर वो गुब्बारे फेंकने वाले हो तो जब आप उसे फेंक रहे हो जब तक के वो गुब्बारा उस पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी को टच नहीं होता तब तक के वो ट्रैवलिंग मोड में होता है, मतलब वो वेव फॉर्म में। जैसे ही वो गुब्बारा किसी पर्सन के बॉडी को टकराता है वो गुब्बारे में जितना कलर होता है वो सारा कलर उस पर्सन के ऊपर जो है वो लग जाता है। दैट मीन्स इट बर्स्ट लाइक अ डिस्केट पैकेट ऑफ एनर्जी। उसी तरह से सनलाइट जो है वो अपने साथ में बहुत एनर्जी लेकर आता है और वो एनर्जी जब ट्रैवल कर रहे हैं तो वो वेव फॉर्म में होगा और जैसे ही वो किसी चीज़ से टकराएगा वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो उस ऑब्जेक्ट को दे देता है। ठीक है,
यही कारण है कि आप देखो, एक एग्जाम्पल एक और देती हूँ जिससे आपको शायद ये डुअल नेचर समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है कि लोगों की, ठीक है, और आप भी उस लाइन में खड़े हुए हो लेकिन सबसे लास्ट में खड़े हुए हो। अब कोई दूसरा पर्सन जो है वो बहुत तेज़ी से दौड़ कर आता है वो आपके पीछे लगने की कोशिश करता है। वो जब दौड़ के आ रहा है तो वो वेव फॉर्म में है, ट्रैवलिंग मोड में है, ठीक है, और उसके दौड़ के आ रहा है, दैट मीन्स द पर्सन इज हैविंग मोर एनर्जी, उसके पास में बहुत एनर्जी है। अब वो जब जो ज़ोर से दौड़ कर आता है और आपके पीछे आकर वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो आपको उसका धक्का लगेगा, मतलब उसके पास जो एनर्जी थी उसने किसे ट्रांसफ़र कर दी, आपको ट्रांसफ़र कर दी। तो आप जो स्टेबल स्टेट में थे आप वैसे ही रहोगे क्या? नहीं, आप थोड़ा सा क्या करोगे, मूव करोगे, आपकी जगह से आप थोड़ा सा डिस्प्लेस होगे, एंड दैट इज़ द बर्स्टिंग ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो लाइट के दो नेचर होते हैं, एक जब वो ट्रैवल कर रहा है तो वो वेव फॉर्म में है, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो इट बर्स्ट लाइक अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। अब अगर हम सनलाइट की बात करें तो सन रेज जो होती हैं, जो अर्थ पर पड़ती हैं, सन रेज इज कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ से बनकर ये सनलाइट जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे सन रेज हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं, जैसे कि अब ये तो मैं आपको जो नोट्स दूंगी उसमें बराबर प्रॉपर सीक्वेंस में रहेगा। तो जैसे कि रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, ठीक है, कॉस्मिक रेज हैं, देन एक्स रेज हैं, ठीक है, उसके बाद में गैमा रेज है, और एक विजिबल लाइट है, एक विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम है, फिर उसके बाद में है अल्ट्रा वायलेट रेज है, गैमा रेज है, ठीक है, कॉस्मिक रेज है, रेडियो एक्टिव वेव्स है, ऐसे बहुत सारे इंफ्रारेड रेज हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट रेज हैं जो सनलाइट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे ये रेज जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ नहीं होते, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो हिस्सा यूज़ होता है दैट इज़ वेरी माइन्यूट पोर्शन ऑफ द सनलाइट, बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है सनलाइट का, वो है विजिबल लाइट, ठीक है, या विजिबल स्पेक्ट्रम हम इसे बोलते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। आपको रेनबो में जो है वो कितने कलर्स दिखाई देते हैं? 7 कलर्स दिखाई देते हैं, विबग्योर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे VIBGYO एंड दिस इज R, ठीक है। अब ये विबग्योर मतलब क्या? विबग्योर मतलब V मतलब वॉयलेट, I मतलब इंडिको, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज एंड R मतलब रेड, ठीक है। तो इस तरह से जो है द विजिबल लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। ये जो रेंज है लाइट की ये 7 डिफरेंट कलर्स से जो है वो मतलब 7 डिफरेंट कलर में जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है, जिसे हम विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो और ये शुरू होता है द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है, द रेंज ऑफ विजिबल लाइट is from 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। मतलब विजिबल लाइट जो है, विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ये 390 नैनोमीटर से लेके तो 760 नैनोमीटर तक का ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज ऑफ लाइट है। अब यहाँ पर ये जो भी रेंज ऑफ लाइट है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, अब सिर्फ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होती, इसे विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट क्यों कहा जाता है? विजिबल का मतलब होता है जो आप देख सकते हो, जो आपके आंखों को विजिबल है, आप जिसे ऑब्जर्व कर सकते हो थ्रू योर आइज़। तो जो भी लिविंग वर्ल्ड है, इस लिविंग वर्ल्ड में हम जो भी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, उन सभी को जो है वो इसीलिए ऑब्जर्व कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट। मतलब सनलाइट के बाकी जो रेज हैं वो लिविंग वर्ल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उल्टा हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ देम आर वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर लिविंग बीइंग, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है, रेडियो एक्टिव वेव्स है, कॉस्मिक रेज हैं, एक्स रेज हैं, देन गैमा रेज हैं, ये सभी हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन
लिविंग वर्ल्ड के लिए जो यूजफुल रेंज ऑफ लाइट है वो है विजिबल स्पेक्ट्रम विच स्टार्ट्स फ्रॉम 390 नैनोमीटर एंड एंड्स एट 760 नैनोमीटर। ठीक है, और यही कारण है कि इसे विजिबल लाइट कहा जाता है, क्योंकि जो लिविंग वर्ल्ड हमें विजिबल है, हम आंखों से देख सकते हैं, वो इसी लाइट के रेंज की वजह से है। ठीक है ना, वो कैसे देख सकते हैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी। अभी देखो, जो भी विजिबल लाइट है ये 7 डिफरेंट कलर्स में डिफ्रेंशिएटेड है, और यही वो पार्ट है, या बोल सकते हैं कि यही वो हिस्सा है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सनलाइट का। अब इसमें से ये जो है वो प्रूव किया गया है थ्रू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये बताया है कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो है रेड लाइट एंड ब्लू लाइट और वॉयलेट। ठीक है, तो ये 3 ऐसे रीजन है जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस इन्हीं रीजन में होता है। ठीक है, उसके बाद में जो है वो थोड़ा सा ऑरेंज और येलो रीजन जो है वो एब्जॉर्ब होता है। इंडिगो भी जो है वो वॉयलेट में ही आ गया, वॉयलेट के साथ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचता क्या है, ग्रीन रीजन। मतलब यहाँ पे जो है ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू और रेड रीजन में होता है। इसके अलावा जो है वो येलो और ऑरेंज रीजन में भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस देखा गया है। वॉयलेट और इंडिगो जो है वो ब्लू के साथ में क्लब किया गया है, क्योंकि वॉयलेट जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश होता है, वो भी एब्जॉर्ब होता है। और हमने देखा कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो ब्लू और वॉयलेट रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, वो सबसे ज़्यादा वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इन सारे रेंज ऑफ लाइट में सबसे ज़्यादा होती है, सिर्फ ग्रीन को छोड़ के। ग्रीन में बिल्कुल, ग्रीन लाइट में जो है वो फोटोसिंथेसिस बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। ठीक है, तो जो भी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज कॉल्ड एज पार। फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसे शॉर्ट में कहा जाता है पार, PAR। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मतलब पार, विच इज़ फोटोसिंथेटिकली इम्पॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्शन जो है वो लाइट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच रेंज फ्रॉम 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ग्रीन कलर के लाइट में जो है वो फोटोसिंथेसिस कम क्यों होता है या नहीं होता है, क्यों नहीं होता? इसका कारण ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर सन रेज पड़ेगी या विजिबल लाइट पड़ेगा, उसमें से जो है वो इन 7 लाइट में से वो जो कलर रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जो कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट उस कलर का नहीं दिखेगा, वो उस कलर का दिखेगा जो कलर ऑफ लाइट वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि आप बोलोगे प्लांट्स तो ग्रीन कलर के होते हैं, तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ग्रीन रीजन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा दिख रहा है हमको कि ग्रीन में तो नहीं के बराबर होता है। तो कारण यह है कि प्लांट्स हमें ग्रीन इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो ग्रीन को छोड़कर बाकी सारे कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सिर्फ ग्रीन कलर को वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। अब रिफ्लेक्ट बैक करना मतलब अपने से दूर कर देना। जब ग्रीन कलर का लाइट उनके पास में है ही नहीं, तो वो ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि आपको जो ऑब्जेक्ट जिस कलर का दिखता है वो ऑब्जेक्ट उस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से आपको वो जो है वो उस पर्टिकुलर कलर का वो ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स जो है वो हमें हरे क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो हरा कलर छोड़कर बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब करता है और हरे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो हमें प्लांट्स ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लाइट का जो नेचर है वो डुअल नेचर होता है। लाइट की इंटेंसिटी और रेडिएशन के ऊपर या वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कैसा होगा। अब यहाँ पे देखो कि जो भी रेंज या वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो लाइट जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है,
और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसे होगी या कौन से रेंज में होगी। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है लाइट की वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है रोल ऑफ पिगमेंट। अब फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सारा काम जो है वो पिगमेंट के बेसिस पे हो रहा है, पिगमेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। और हमने हमारे लास्ट वीडियो में ही देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो 3 बड़े पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड और तीसरा है फाइकोबिलिन्स, जिसमें से फाइकोबिलिन पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हायर प्लांट्स, और फाइकोबिलिन सिर्फ जो है वो अल्गी में पाया जाता है, हायर प्लांट्स में नहीं। तो हमें जो है वो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड के बारे में बात करना है, ठीक है। अब हमने ये भी देखा कि क्लोरोफिल जो है इसके 7 टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ 2 के बारे में डिस्कस किया, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्यों? क्योंकि यही 2 टाइप हैं जो हायर प्लांट्स में अबंडेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिल जो है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हम जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो क्लोरोफिल ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब अगर हम देखें कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, इन सभी क्लोरोफिल ए में से एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऐसा होता है जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो लाइट रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। क्योंकि हमने देखा फोटोसिंथेसिस की एक और डेफिनेशन है कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ये है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है, which is responsible for the conversion of light energy into chemical energy, ठीक है। ये जो भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है which can transfer the light energy into chemical energy is called as reaction center। इसे क्या कहा जाता है? रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही जो है वो रिएक्शन होगी जिसमें लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये कैसे होगा? ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को जब तक के ये रेंज ऑफ लाइट नहीं मिलता तब तक के ये एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक्टिव कैसे होता है पहले उसके बारे में बात करते हैं, और एक्टिव होने के बाद में वो मतलब उस तक लाइट कैसे पहुंचता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी देखो, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी जो रिएक्शन सेंटर है उसको छोड़कर बाकी दूसरे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल और कैरोटीनॉइड्स जिसमें ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, ये सभी जो हैं ये कहलाते हैं एंटीना पिगमेंट्स। ये कहलाते हैं क्या? एंटीना पिगमेंट्स। क्या कहलाते हैं? एंटीना पिगमेंट्स या फिर एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी मतलब विच इज़ नॉट वेरी नेसेसरी, क्योंकि नेसेसरी एक ही है, इसेंशियल एक ही है, वो है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है, जो क्या है? इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे? इसेंशियल पिगमेंट, या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। उसे क्या कहेंगे हम? रिएक्शन सेंटर। अब देखो क्या होता है, ये सन से आने वाले जो सनलाइट है, ये सारे सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। कौन? एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ठीक है। ये सारे इस लाइट को जो है वो फिर क्या करते हैं? फिल्टर करके जो है वो कहाँ पर दे देते हैं? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक जो है ये सारा लाइट ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक्टिव होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल खुद लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, इसने ये काम किसे दिया हुआ है? एसेसरी पिगमेंट को दिया हुआ है। और इसका क्या काम है कि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किस में? केमिकल एनर्जी में। अब देखो क्या होता है, जब
इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास में बिल्कुल भी लाइट एनर्जी नहीं है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास में बिल्कुल भी लाइट एनर्जी नहीं है, तो ये कौन से स्टेट में रहेगा? ग्राउंड स्टेट। किस में रहेगा? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब जैसे ही इसके एंटीना मॉलिक्यूल्स जो हैं इसे क्या देंगे? एंटीना मॉलिक्यूल्स इसे क्या देंगे? लाइट एनर्जी देंगे। वैसे ही ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ये क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। कौन से स्टेट में चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है, उनके घूमने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटमेंट की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स के जो भी रोटेशन है उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो अपना ऑर्बिट छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब अगर ऑर्बिट से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो क्या होगा? जैसे कि आपको पता है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन एटम। जो भी एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर हमेशा, संख्या हमेशा सेम होती है, समान होती है। लेकिन अब एक्साइटमेंट की वजह से क्या हो गया? प्रोटॉन तो जैसे के वैसे रह गए, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन वहाँ से गायब हो गए। गायब हो गए मतलब वो ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल गए। मतलब वहाँ पे नेगेटिव साइन की क्या हो गई? कमी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ से क्या हो गए? स्किप हो गए। बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से जितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव साइन आएगा? सॉरी, कितना पॉजिटिव साइन आएगा? एक, क्योंकि एक नेगेटिव साइन कम हुआ मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया। ठीक है, और ये कौन से स्टेट में आ गया? आयोनाइज स्टेट। कौन से स्टेट में आ गया? आयोनाइज स्टेट में आ गया। अब ये जो भी आयोनाइज स्टेट है इसमें ये जो भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है कैन बी इन आयोनाइज स्टेट ओनली अप टू 10⁻⁹ सेकेंड। सिर्फ 10⁻⁹ सेकेंड तक वो इस स्टेट में रह सकता है। इस पर्टिकुलर समय के अंदर उसे वापस कौन से स्टेट में आना है? ग्राउंड स्टेट में। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक स्टेप जिसमें लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब एक स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कितने कम समय में होने वाली प्रोसेस है। ठीक है, देखो फिर से एक बार जो है वो रोल ऑफ पिगमेंट के बारे में बात करेंगे। अलग अलग पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनमें से एक ही पिगमेंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना जानता है। उसे रिएक्शन सेंटर कहा जाता है और वो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहले जब इसके पास में लाइट एनर्जी नहीं होती तो ये ग्राउंड स्टेट में होता है। जैसे ही इसके जो एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं, एसेसरी पिगमेंट हैं, वो लाइट एनर्जी लाइट वेव्स को जो है वो कलेक्ट करके, गैदर करके क्लोरोफिल ए तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद में जैसे ही उसे लाइट एनर्जी मिलती है वो एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटमेंट की वजह से वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिलीज़ कर देता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत तेज़ी से घूमने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन अपना जो ऑर्बिट है वो छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के ऊपर आएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो न्यूट्रल स्टेट में था क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, अब वो कौन से स्टेट में आ गया? आयोनाइज स्टेट में आ गया। लेकिन ये इस आयोनाइज स्टेट में सिर्फ 10⁻⁹ सेकेंड तक रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर टाइम लगा तो क्या होगा?
तो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर ये पूरी प्रोसेस होने के बाद में ये आयोनाइज स्टेट वाला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल वापस से कौन से स्टेट में जाना ज़रूरी है, ग्राउंड स्टेट में जाना ज़रूरी है। दिस इज़ द रोल ऑफ पिगमेंट। इसके बाद में जो है वो पिगमेंट के जो है वो एक्शन के ऊपर कैसे वो काम करते हैं, कौन से वेवलेंथ, इस रेंज में क्या पूरे वेवलेंथ पे वो काम करते हैं या कौन से वेवलेंथ पे वो काम करते हैं, उस बेसिस पे जो है उसे दो सिस्टम में डिवाइड किया है। एक है पिगमेंट सिस्टम 1, एक है पिगमेंट सिस्टम पिगमेंट सिस्टम 2। तो ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जो है वो नेचर ऑफ लाइट एंड रोल ऑफ पिगमेंट समझ में आया होगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।